नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक जो संसद में पास हुई थी, उसे दोस्तों अब पारित कर दिया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2024 था दोस्तों, उसे ऑलरेडी लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा बहुमत से पारित कर दी गई थी। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसे राष्ट्रपति के पास बिल भेजा गया था। अब दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे मंजूरी दे दी गई है और अब वक्फ संशोधन विधेयक जो है दोस्तों, वो अब कानून बन चुका है और लागू हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक जो था, जो अब कानून बन चुकी है, एक्ट बन चुका है, उसमें कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संशोधन है जो मुख्य रूप से चर्चा में रहा और मुख्य रूप से बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। दोस्तों, वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे हब में हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आप इसके डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वक्फ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, वक्फ का मतलब ये होता है कि कोई भी संपत्ति जो इस्लामिक धर्म में धार्मिक कार्य के लिए इस्लामिक व्यक्ति के द्वारा जो दान दी जाती है, अर्थात बोल सकते हैं दोस्तों कि संक्षिप्त में बात करें दोस्तों, तो वक्फ का मतलब होता है दान दी हुई संपत्ति, दान में दी हुई संपत्ति। और जो कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के लिए दान में दी गई संपत्ति होती है, उसे हम लोग वक्फ कहते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म में धर्म की कार्य के लिए, धर्मार्थ के कार्य के लिए जो भूमि या जो भी संपत्ति दान की जाती है, उसे दोस्तों वक्फ कहते हैं। इसकी पूरी डिटेल चर्चा मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में की है। आज हम लोग दोस्तों आगे चर्चा करेंगे वक्फ जो संशोधन विधेयक आया था, जिसे ऑलरेडी अब संसद की स्वीकृति मिल गई और पारित हो गया, तो उसमें कौन कौन से प्रमुख बदलाव हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अब किसी भी संपत्ति को बिना किसी दस्तावेज के वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं की जा सकती है। दोस्तों, पहले ये था जो आपका पहले जो 1995 का जो एक्ट था, उसमें उसका धारा 140 था, 40 था, उसमें मेंशन था कि यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह संपत्ति उसकी है, तो वो बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रूफ के वह उसे अपना संपत्ति घोषित कर सकता है। और यदि किसी संपत्ति को वक्फ घोषित वक्फ बोर्ड के द्वारा कर दी जाती है, तो वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं, इसको प्रूव करने का जो प्रूव करना है दोस्तों, वो वक्फ को करने की जरूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड को करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उसे करने की जरूरत है जो उस जमीन का मालिकाना हक रखता है। जिस व्यक्ति का जमीन है या जिस व्यक्ति का संपत्ति है, उस व्यक्ति को यह प्रूव करना होगा कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं बल्कि यह मेरी निजी संपत्ति है। यदि वह व्यक्ति उसे प्रूव कर देता है कि यह मेरा निजी संपत्ति है, तो उसे वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और यदि वह व्यक्ति उसे प्रूव करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह संपत्ति स्वतः ही वक्फ की हो जाएगी। तो पहले रूल क्या था दोस्तों, कि किसी भी संपत्ति को वक्फ जो है वो अपना प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति घोषित कर सकता है बिना किसी कागजात के, बिना किसी प्रूफ के। प्रूव करने का काम जो रहता था दोस्तों, वो जिस व्यक्ति का है उसे रहता था। लेकिन अब इस नियम को जो है वो दोस्तों धारा 40 को खत्म कर दिया गया। अब ये कहा गया कि वक्फ अब किसी भी संपत्ति को अपना घोषित नहीं कर सकता बिना किसी डॉक्यूमेंट, बिना किसी दस्तावेज को। अब यदि कोई भी व्यक्ति के द्वारा वक्फ यदि घोषित किया था वक्फ, अब यदि कोई भी व्यक्ति वक्फ अपना जमीन को वक्फ करता है या किसी भी संपत्ति को वक्फ करता है, तो वक्फ बोर्ड को जो है उसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेना होगा, उसे पता करना होगा, उसे कोर्ट में जाकर है दोस्तों, जो है वो रेवेन्यू कोर्ट में जाकर उसे ये दस्तावेज उसका पूरा का पूरा डिटेल ये रखना होगा कि भाई नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा यह संपत्ति दान दिया गया, इस व्यक्ति का नाम ये है, इतना तारीख को दान दिया गया था, इसका ये पूरा का पूरा फैमिली ब्यौरा, उसका पूरा डिटेल लिया जाएगा। और वो सारे के सारे जो है दोस्तों वक्फ के जो
ये है बोर्ड में, उसमें पूरा का पूरा ब्यौरा वक्फ बोर्ड है वो जारी करेगा। पहले ये होता था कि वक्फ अपना डिटेल जारी कर सकता था या नहीं भी जारी कर सकता था। सबसे बड़ा बदलाव सबसे पहले यही हुआ कि दोस्तों कि वक्फ अब किसी भी संपत्ति को अपना बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रूफ का घोषित नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा बदलाव क्या हुआ दोस्तों, तो किसी भी वक्फ संपत्ति में विवाद होने पर पहले क्या होता था, पहले ये रूल था कि किसी भी वक्फ संपत्ति पर यदि विवाद होता है तो उसका जो आप फाइनल जो फैसला आता था वो वक्फ के ट्रिब्यूनल जो बोर्ड होता था सेंट्रल में, जो आपका वक्फ का खुद का एक न्यायिक न्यायाधिकरण होता था। जैसे देश के लिए सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय था, वैसे ये वक्फ के लिए खुद का एक अलग की कोर्ट थी, एक अलग का न्यायालय था जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कहा जाता था। तो उसका फैसला अंतिम माना जाता था। यदि वक्फ से संबंधित किसी भी प्रकार की विवाद होती थी तो उसका फाइनल जो दोस्तों ये दिया जाता था, उसका जो जजमेंट दिया जाता था वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब ये बोला गया है कि किसी भी वक्फ संपत्ति पर विवाद होता है तो इसका ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला नहीं होगा, उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। तो किसी भी वक्फ संपत्ति पर विवाद होने पर ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला नहीं होगा, अब इसे रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में दावा किया जा सकता है। आप रेवेन्यू कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी आप उसे चुनौती दे सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अब वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल होता था दोस्तों, वो ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला नहीं होगा। यदि किसी भी प्रकार की विवाद होती है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग हाईकोर्ट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या बड़ा बदलाव किया गया है, तो किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। अब ये कर दिया गया, नया एक जोड़ दिया गया कि पहले ये होता था किसी भी सरकारी संपत्ति को भी दोस्तों वो वक्फ या वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर लिया जाता था कि ये संपत्ति हमारी है, क्योंकि यहाँ वो कुछ देता था कि पहले हमारे यहाँ राजा शासन करता था, या यहाँ मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, या ये क्लेम कर दिया जाता था कि ये जो है वो किसी धार्मिक कार्य के लिए यूज हो रहा था, मतलब या किसी इस्लाम धर्म के कार्य के लिए यूज होता। इस तरह करके कुछ वो दावा देखे और ये सरकारी जमीन पर भी अपना दावा ठोक देता था। अब ये साफ साफ कर दिया गया कि अब किसी भी सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना क्लेम नहीं कर सकता है, वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है, पहले कर सकता था दोस्तों। आगे, यदि कोई संपत्ति जो इस्लामिक धर्म के लिए उपयोग में लिया जा रहा है उसे भी बिना दस्तावेज का वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। पहले ये था दोस्तों, रूल में ये था 1995 का जो एक्ट आया था उसमें ये था कि यदि कोई भी जमीन या कोई भी संपत्ति जो लंबे समय से इस्लाम धर्म के लिए, इस्लाम या इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था के लिए यदि प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे स्वतः ही वक्फ संपत्ति मान ली जाएगी। लेकिन अब ये भी इस रूल को भी समाप्त कर दिया गया। बोल रहा है कि भले ही वो इस्लाम धर्म के लिए ही यूज क्यों ना किया जा रहा हो, चाहे उस पर किसी भी प्रकार की मस्जिद हो, मदरसे या कुछ भी बना हो, या कब्रिस्तान ही क्यों ना बना हो, लेकिन यदि उसे किसी के द्वारा वक्फ नहीं किया गया तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं की जा सकती। अर्थात इस्लामिक धर्म में यदि कोई इस्लाम कार्य के लिए उसे लंबे समय के लिए यूज किया जा रहा है तो भी आप उससे वक्फ घोषित नहीं कर सकता वक्फ बोर्ड, जब तक कि उसे किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित रूप से वक्फ नहीं किया गया हो। तो ये एक प्रावधान लाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्या है चर्चित प्रावधान दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला को दोस्तों हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चर्चा की है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है दोस्तों वो अब आखिरी नहीं होगा, अब इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहां चुनौती दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्या है, अगला दोस्तों है अब राज्य वक्फ बोर्ड में। हमें पता है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड में जो दोस्तों वक्फ जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें ये मेंशन है कि एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होगा और एक राज्य वक्फ, हर एक राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड होगा। वर्तमान में दोस्तों कुल मिलाकर 32 राज्य वक्फ बोर्ड अवेलेबल है और एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड अवेलेबल है दोस्तों। अब ये नियम लाया गया है कि अब राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं तथा 2 गैर मुस्लिम सदस्य को भी शामिल किया जाएगा या हो सकता है। पहले ये नियम था उसमें दोस्तों कि जो राज्य के वक्फ बोर्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम सदस्य हो सकता है और उसे में कोई भी महिला एंटर नहीं कर सकती, महिला सदस्य नहीं हो सकता, चाहे वो मुस्लिम धर्म की ही महिला क्यों ना हो। लेकिन अब इसे बदला गया है, अब ये कानून लाया गया है, अब ये रूल लाया गया है कि अब जितने भी राज्य वक्फ बोर्ड है उसमें प्रत्येक राज्य के वक्फ बोर्ड में जो है वो 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल की जाएगी और 2 गैर
इस्लाम धर्म जो मानने वाला व्यक्ति, इस्लाम गैर इस्लामिक धर्म मानने वाले व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा। तो इससे बोल सकते हैं कि अब इस्लाम, और इसको शामिल करने का सरकार का ये तर्क है कि इससे महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो उसमें उनको भी अधिकार मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है वो महिलाओं को उसकी संपत्ति से वर्जित रखा गया है। यदि महिलाओं को 2 सदस्य रखते हैं तो उसे यह आकलन करने का अधिकार रहेगा कि क्या जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो महिलाओं के उत्थान के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, या झूठी खोखली दावे किया जा रहा है। इसकी पारदर्शिता को लाने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। दूसरा दोस्तों, सरकार के द्वारा जो ये 2 गैर इस्लामिक सदस्यों को शामिल करने के बारे में तर्क दिया गया, उनका ये कहना है इससे और भी ज्यादा जो है वो वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता सामने आएगी। जब 2 गैर इस्लामिक धर्म के व्यक्ति शामिल होंगे तो उसमें क्या होगा कि जो मुस्लिमों में भी जो छोटी जातियां जो होती है दोस्तों, छोटे मुस्लिम जाति से जो आते हैं, उसको पहले वक्फ पे संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल पाता था, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिल पाता था। उसका ये कहना है कि जब यदि कोई 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति उसमें सदस्य बनेगा तो वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो वक्फ की संपत्ति का यूज किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो आगे ऑलरेडी डेवलप हो चुका उसी मुस्लिमों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, या जो पिछड़े मुस्लिम रह गए उसे भी उसमें उसका अधिकार दिया जा रहा है। इसके चलते उसे शामिल किया गया है। तो इस पर दोस्तों विपक्ष की जो नेताएं और जो मुस्लिम समाज है उसके द्वारा इसे विरोध दर्ज किया गया है कि इसमें ना तो महिला को शामिल किया जाए और ना ही गैर सदस्यों को शामिल किया जाए। दोस्तों यदि आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इसके आपके अनुसार से क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। गलत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला दोस्तों ये किया गया कि संपत्ति को सर्वेक्षण का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होगा। अब ये कहा गया कि दोस्तों के वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसका सर्वेक्षण जो है दोस्तों वो जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, सच में वक्फ के द्वारा जो दावा किया गया वो वक्फ का है या नहीं है, वो सारी चीजों का सर्वेक्षण करने का अधिकार है दोस्तों वो अब जिला कलेक्टर को दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों, तो वक्फ अल औलाद के तहत महिला उत्तराधिकारी को भी हिस्सा मिलेगा। वक्फ अल औलाद क्या होता था दोस्तों, पहले ये होता था कि कोई भी मुस्लिम परिवार है, कोई मुस्लिम फैमिली है, उसका मान लेते हैं कि वो औलाद नहीं है। अभी भी यही रूल है दोस्तों कि अगर यदि मुस्लिम समाज में कोई व्यक्ति है जिसका कोई संतान नहीं है, वो यदि मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है वो खुद ही वक्फ की मान ली जाएगी, वो वक्फ में चला जाएगा। यदि कोई मुस्लिम परिवार है उसका मान लेते हैं कि चलिए भाई वो हस्बैंड वाइफ दोनों मर गया तो उसके संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में वो सारा का सारा जो था दोस्तों वो वक्फ के पास चल जाता था। ये दूसरा रूल ये था दोस्तों पहले कि यदि कोई वक्फ कोई व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी उत्तराधिकारी है, मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसका हस्बैंड वाइफ उसका एक बच्चा हुआ जो लड़का है, यदि वो मर जाता है तो लड़का का उत्तराधिकारी हो जाएगा, लड़के को संपत्ति मिल जाएगा। लेकिन इसमें मिस्टेक ये था दोस्तों कि यदि कोई फैमिली है और उसका लड़का नहीं है, अगर यदि बेटी 2 3 4 बेटी है, उसका कोई लड़का नहीं है, तो पहले ये होता था कि जब वो दोनों उनके माता पिता मर जाते थे तो बेटी उस जमीन का बेटी को जब वो जमीन वो नहीं मिलता था या उसकी संपत्ति नहीं मिलता था, वो जो संपत्ति है वो वक्त की मान ली जाती थी। बोला ये जाता था तर्क के तौर पर कि लड़की जो है वो तो ऑलरेडी शादी करके किसी के यहाँ चला जाएगा तो वो उस जमीन पर दावा नहीं ठोक सकता है, वो वक्त की संपत्ति मान ली जाएगी क्योंकि उसका कोई औलाद नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन अब जो रूल आया है दोस्तों उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई भी फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ है वो डेथ कर जाता है और उसका यदि बेटी भी है तो बेटी को वह संपत्ति मिल जाएगा, उसे वक्त घोषित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ये भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया, किसी भी संपत्ति को यदि वक्फ घोषित किया जा रहा है तो जो व्यक्ति के द्वारा घोषित किया जा रहा है उसमें सिर्फ उसके कहने से नहीं बल्कि उसकी पत्नी का भी जो है वो महिला भी है उसे भी उससे भी अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही किसी भी संपत्ति को दोस्तों वक्फ घोषित किया जा सकता है। तो ये पारदर्शिता दोनों ये पारदर्शिता दोस्तों लाया गया। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, मुस्लिमों में जो छोटी मुस्लिम है, जैसे एक हो गया बोहरा जो मुस्लिम है दोस्तों, बोहराओ और आगा खानिया मुस्लिम जो ये दोनों को भी दोस्तों वक्फ बोर्ड में जगह देने की बात की गई। एक तो सबसे पहले ये बोला गया कि जितने भी वक्फ बोर्ड है उसमें जो है वो जो बोहरा मुस्लिम और जो आगा खान मुस्लिम उसके भी एक एक सदस्य जो है दोस्तों वो वक्फ बोर्ड के राज्य वक्फ बोर्ड है उसमें एक एक सदस्य शामिल रहेगा। उसके बाद अभी दोस्तों वर्तमान में भारत में 2 प्रकार के बोर्ड चलते हैं, एक होता है
सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड। लेकिन अब जो नया एक्ट आया उसमें दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि जो बोहरा मुस्लिम है, जो पिछड़े पिछड़े मुस्लिमों में दो प्रमुख, जो एक बोहरा मुस्लिम और दूसरा आगा खान मुस्लिम है, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड बनाया जाए, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड बनाया जाए, उसे भी अधिकार दिया जाए। तो ये कुछ बदलाव थे दोस्तों, जो वक्फ नए जो वक्फ अमेंडमेंट आया, जो आया था, विधेयक आया था दोस्तों, जिससे अब कानून का रूप दे दिया गया, उसमें ये सारे कुछ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव था दोस्तों। तो ये सारे बदलाव था दोस्तों। क्या लगा आपको कि ये वक्फ बोर्ड में संशोधन होना जरूरी था या नहीं था, या कोई बदलाव है जो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया, या कोई इनमें से कोई बदलाव है जो लगता है आपको गलत है दोस्तों, ये नहीं होना था, तो आप कमेंट में इसे जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।